नमस्कार दोस्तों। राजनीति विज्ञान के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत का एक लेक्चर हम पढ़ चुके हैं। जिन भी विद्यार्थियों ने राजनीति विज्ञान का लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है, वह इस YouTube चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत जो राजनीतिक सिद्धांत हमारे चल रहे हैं, सबसे पहले हम उनके उद्देश्यों को समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम राजनीतिक सिद्धांत के विचार क्षेत्र को जानेंगे कि कितना विस्तृत है राजनीतिक सिद्धांत का विचार क्षेत्र। उसके बाद राजनीतिक सिद्धांत के कुछ फंक्शंस को हम जानेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत कौन कौन से फंक्शंस आते हैं। उसके बाद हम राजनीतिक सिद्धांत के अंगों को जानेंगे कि कौन कौन से अंग हैं राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत। उसके बाद हम राजनीति की कुछ अध्ययन पद्धतियों को जानेंगे कि किस विषय के लिए किस अध्ययन पद्धति का उपयोग किया जाता है। उसके बाद दो मेथड जो चलते हैं, एक वैज्ञानिक मेथड चलता है और एक मानकीय मेथड चलता है, एक नॉर्मेटिव जो पद्धति हमारी चलती है। उन दोनों को अर्थों को जानने का प्रयास करेंगे, उनमें क्या अंतर होता है इसको भी क्लियर करने का प्रयास करेंगे। और सबसे अंत में हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण कथन जो हमारे फैक्चुअल नॉलेज के लिए और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम राजनीतिक सिद्धांत के उद्देश्यों से। तो क्या होता है राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य, सबसे पहले ये जान लेते हैं। देखिए, व्यक्ति है और व्यक्ति एक रैशनल प्राणी है। अन्य प्राणियों से, जैसे कि अन्य प्राणी पशु पंछी कीट पतंगे, इन अन्य पशुओं पंछियों की तुलना में मनुष्य एक रैशनल प्राणी है। चूँकि ये रैशनल प्राणी है तो मनुष्य हमेशा एक उत्तम जीवन की तलाश में रहता है। ये मनुष्य का स्वभाव है। तो उस उत्तम जीवन के लिए निरंतर वो संघर्ष करता रहता है, नए नए नियम बनाता रहता है, नए नए कानून बनाता रहता है, नए नए सिद्धांतों की खोज करता रहता है, जिससे एक उन्नत जीवन की प्राप्ति की जा सके। अगर ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी है जो अपने जीवन और अपने परिवेश को उन्नत करने के तरीके लगातार निकालता रहता है। तो यही एक उद्देश्य है राजनीतिक सिद्धांत का भी। सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है ताकि एक उत्तम जीवन की प्राप्ति की जा सके। तो नागरिकों और राजनीतिक प्रश्नों के बारे में तर्कसंगत ढंग से सोचने और सामयिक राजनीतिक घटनाओं को सही तरीके से आंकने का प्रशिक्षण देना राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य है। तो ये जो परिभाषा राजनीतिक सिद्धांत की बताई है, ये मैंने 11th की NCERT की पुस्तक है राजनीतिक सिद्धांत, वहाँ से ये ली है। तो सबसे पहले इसमें ये जानना ज़रूरी है कि इसमें जो ये बताया गया है कि राजनीतिक प्रश्नों के बारे में तर्कसंगत तरीके से सोचना। तो राजनीतिक प्रश्न क्या हैं? तो राजनीतिक प्रश्नों के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो भी दैनिक जीवन से एक व्यक्ति के दैनिक जीवन से जुड़ी हुई संस्थाएं होती हैं, जैसे कि विद्यालय है, दुकानें हैं, बस हैं, ट्रेन हैं, सरकारी कार्यालय हैं, जो भी सार्वजनिक जगह हैं, उन सार्वजनिक जगहों पर कितनी स्वतंत्रता नागरिकों को प्राप्त है, कितनी समानता का विस्तार है और कितनी स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए और कितनी समानता
का विस्तार होना चाहिए। ठीक है, इन दो प्रश्नों के ये इन दो प्रश्नों के बारे में चिंतन करता है व्यक्ति कि क्या है और क्या होना चाहिए, उनके तरीके निकालता है, उनका एनालिसिस करता है। तो इन राजनीतिक घटनाओं को सही तरीके से आंकने का प्रशिक्षण देना, प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग। ट्रेनिंग कब दी जाती है? पहले आपको ट्रेंड किया जाता है, उसके बाद आपको मेन वर्क दिया जाता है। तो ट्रेनिंग इसका मतलब कि आपको भी आगे जाकर ट्रेंड होकर राजनीतिक सिद्धांतों का निर्माण करना है। प्रशिक्षण देने का तो यही मतलब होता है। जब आप किसी जॉब में जाएंगे तो 2 साल तक आपका प्रोविज़न रहेगा, तो वो प्रशिक्षण है। फिर आप एक प्रशिक्षण प्राप्त कर लेंगे, उसके बाद आप भी एक जो मेन वर्क्स हैं वो आपको दे दिए जाएंगे, उसके बाद आप अपना मेन वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। इसका मतलब ये है कि हमें भी राजनीतिक सिद्धांत पढ़कर इस लायक बनना चाहिए कि हम भी निर्माण कर सकें राजनीतिक सिद्धांतों का और भागीदारी कर सकें इस जीवन को और ज़्यादा उन्नत बनाने में। जो हमसे जो पुराने विचारक रहे, जो उन्होंने भी यही किया है। सिर्फ पढ़ना और पढ़ के जो लोग इन्वेंट कर गए उसको पढ़ना ही ये नहीं होता, कि उद्देश्य अलग है। उद्देश्य ये है कि राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ना है, जो हमसे पुराने सिद्धांत दिए गए हैं उसमें जो कमियां हैं, क्योंकि कोई भी सिद्धांत कभी भी परफेक्ट नहीं होता। कोई भी सिद्धांत है कभी भी परफेक्ट नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ कमियां जरूर रहती हैं। जो कमियां नज़र आ रही हैं उन कमियों को देखना है और उन कमियों की आलोचना करनी है। आलोचना करके खुद के थिंकिंग से उनका पुनर्निर्माण करना है। यह सोचने की क्षमता जिस दिन एक विद्यार्थी के अंतर्गत आ जाएगी तो वह भी उन लोगों में शामिल हो जाएगा जो राजनीतिक सिद्धांतों का निर्माण कर चुके हैं, और आने वाली पीढ़ी उनको भी उन्हीं थिंकर्स की तरह पढ़ेगी जिनको हम आज पढ़ते हैं। वो भी कभी विद्यार्थी रहे होंगे, जैसे जॉन रॉल्स है, नॉजिक है, उससे पहले हन्ना अरेंट है, उससे पहले भी जाएँ तो रूसो है, जॉन लॉक है, ये भी कभी विद्यार्थी, इन्होंने भी पढ़ा, अपने से पुराने जो भी थिंकिंग रही है उनको पढ़ा, उनको क्रिटिसाइज़ किया, नई थिंकिंग दी, अपने अनुसार चीज़ों को बताया। यही भी एक विद्यार्थी का कर्तव्य है और यही राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ाने का उद्देश्य है। आपको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों और नीतियों को व्यवस्थित रूप को प्रतिबिंबित करता है जिनसे हमारे सामाजिक जीवन, सरकार, संविधान आकार ग्रहण करते हैं। तो वो विचार, वो नीतियाँ जिनसे हमारे संविधान आकार ग्रहण करते हैं, जिनसे हमारा जीवन आकार ग्रहण करता है, जिनसे हमारी सरकार आकार ग्रहण करती है, उन सबको प्रतिबिंबित करता है राजनीतिक सिद्धांत। स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, ये जितनी भी अवधारणाएं हैं ये कहीं ना कहीं अपना जो आकार ग्रहण करती हैं वह राजनीतिक सिद्धांतों की सहायता से करती हैं। अब इन अवधारणाओं को जब आप पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं है कि ये अवधारणा एक दिन में क्रिएट हो गई। हजारों सालों से विचार कर रहे हैं लोग, और वो लोग अलग नहीं हैं कि वो लोग अलग हैं, नहीं, हम जैसे ही हैं। जैसे हम पढ़ रहे हैं तो हम पढ़कर विचार करेंगे, उन्होंने भी पढ़ा और विचार किया और अपनी थिंकिंग बताई, और फिर उसको आने वाली जनरेशन ने क्रिटिसाइज़ किया, फिर उनकी थिंकिंग को उसमें ऐड कर दिया, उससे आने वाली जनरेशन ने फिर उसमें अपनी थिंकिंग को ऐड कर दिया। तो क्रिटिसिज्म होता रहा, थिंकिंग होती रही। तो यह एक क्रिटिसाइज करना और निर्माण करने की एक प्रोसेस के रूप में आप इसको समझ सकते हैं। आगे चलते हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत का विचार क्षेत्र। तो राजनीतिक सिद्धांत के विचार क्षेत्र के बारे में हम जानते हैं तो देखेंगे कि बहुत ज़्यादा विस्तृत है। राजनीतिक सिद्धांत का विचार क्षेत्र बहुत ज़्यादा विस्तृत है। राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं अलग अलग, उनका अध्ययन किया जाता है, जिनका संबंध होता है मनुष्य के सार्वजनिक जीवन से,
मनुष्य के सार्वजनिक जीवन से संबंधित जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं वह राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत लगभग आ जाते हैं। आज के युग में देखें तो पर्यावरण के मुद्दे, नारी के मुद्दे, नारीवादियों के जो मुद्दे हैं, पर्यावरण के जो मुद्दे हैं, जो सबाल्टर्न्स, जो आपके भेदभाव, रंग भेदभाव, निर्जातीय भेदभाव, संस्कृति के जितने भी मुद्दे हैं वो सब राजनीति के अंतर्गत हैं। तो ऐसा कोई क्षेत्र आज मेरे हिसाब से तो नहीं बचा जो राजनीति से हट के रहा हो, सब राजनीतिक सिद्धांतों के अंतर्गत आ जाते हैं। तो एक सत्ता होती है, अथॉरिटी होती है, जिसको आप सरकार भी बोल सकते हैं। तो उसका काम क्या है, उसका क्या कार्य है, कैसी सरकार होनी चाहिए, एक उत्तम जीवन के लिए किस प्रकार की शासन व्यवस्था उपयुक्त है, तो ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं इनका आंसर ढूंढने का प्रयास किया जाता है इन राजनीतिक सिद्धांतों के द्वारा। क्या निर्णय लिए जाते हैं, क्या नियम बनाए जाते हैं, एक नागरिक के क्या अधिकार होते हैं, क्या कर्तव्य होते हैं, क्या दायित्व होते हैं, सार्वजनिक जीवन को उन्नत बनाने के लिए किन उपायों को किया जा सकता है। तो राजनीतिक सिद्धांत की मुख्य समस्या आपको क्या लग रही है? राजनीतिक सिद्धांत की मुख्य समस्या ये है कि ये जो डिसीजंस किए जाते हैं, ये जो निर्णय लिए जाते हैं, इनके लिए किस प्रक्रिया का पालन किया जाना उपयुक्त रहेगा जिससे कि मानव जीवन को उन्नत बनाया जा सके, ये मुख्य समस्या है। और इसी समस्या का समाधान अलग अलग समय पे अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग दिए हैं। उनमें सुधार समय के साथ हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। कोई भी चीज़ अपने आप में परफेक्ट नहीं है, हर चीज़ का क्रिटिसिज्म होता है, क्रिटिसिज्म होकर उसका रिकंस्ट्रक्शन होता है, फिर नई थिंकिंग, नई थ्योरी निकलती हैं, फिर दोबारा उसका क्रिटिसिज्म होता है और दोबारा उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है, और यह क्रम चलता रहता है और हमेशा उन्नत उच्चतम की ओर बढ़ता रहता है। आगे चलते हैं, राजनीतिक सिद्धांत के फंक्शंस देखते हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत के फंक्शंस हैं 3। ये 3 फंक्शंस आपको याद रखने हैं। पहला फंक्शन वर्णन करना, दूसरा फंक्शन समालोचना करना, तीसरा फंक्शन पुनर्निर्माण करना। वर्णन, समालोचना और पुनर्निर्माण, ये 3 फंक्शंस हैं जो राजनीतिक सिद्धांत के हैं। इसके अंतर्गत जो पहला फंक्शन है, जिसमें हम किसी भी जो व्यवस्था है उसका वर्णन करते हैं, तो जब हम किसी चीज़ का वर्णन कर रहे हैं तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। पता करने के लिए हम क्या करेंगे, फैक्ट्स को कलेक्ट करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपसे कहा जाए कि आपको एक मूवी का नाम दिया जाए और कहा जाए कि इस मूवी का आपको वर्णन करना है। आप कहेंगे कि मुझे इस मूवी का वर्णन करने के लिए पहले मुझे इस मूवी को देखना होगा। ठीक है, आप इस मूवी को देखेंगे और अपने इंद्रियों से अनुभव करेंगे। जब आप इसे अपनी इंद्रियों से इसको अनुभव करेंगे तो यह राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र है। यह एक अनुभवात्मक दृष्टिकोण है। क्या होता है अनुभवात्मक दृष्टिकोण? अनुभवात्मक दृष्टिकोण के अंतर्गत आप अपनी इंद्रियों की सहायता से, इंद्रियां क्या होती हैं, आँख, कान, नाक, ये आपकी इंद्रियां हैं जिनसे आप किसी चीज़ को महसूस कर सकते हैं। आँखों से आप देख सकते हैं, किसी चीज़ को छू सकते हैं, किसी चीज़ को महसूस कर सकते हैं जो आपकी आंखों के सामने हो रही है। मूवी चलेगी, आपकी आंखों के सामने चलेगी, आप फिर उसको देखेंगे, फिर उसका आप वर्णन कर सकते हैं, फिर आप उसका वर्णन करेंगे। जहाँ तक आप उसका वर्णन करेंगे ये क्षेत्र राजनीति विज्ञान के अंतर्गत आता है। जैसा आपको दिखाई दे रहा है वैसा कि वैसा ही आपने उसका वर्णन कर दिया। लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा कि आपको इस मूवी में क्या अच्छा नहीं लगा, क्रिटिसाइज कीजिए। क्वेश्चन आते हैं ना कई बार, समालोचनात्मक अध्ययन कीजिए, मतलब आपको उसका क्रिटिसाइज करना है। उसमें आपको जो भी पसंद नहीं आया, जैसे कि मान लीजिए आपको उस मूवी में क्लाइमैक्स पसंद नहीं आया, तो आप कहेंगे कि मुझे उसका मूवी का क्लाइमैक्स अच्छा नहीं लगा।
तो यह आपका एक निजी व्यू है, यह आपका एक निजी विचार है। ज़रूरी नहीं है कि आपको उसका क्लाइमैक्स अच्छा नहीं लगा तो सारे लोगों को उसका क्लाइमैक्स अच्छा नहीं लगेगा। यह आपका निजी व्यू है, ये आपका निजी चिंतन है जो आपने सोचा है। क्लाइमैक्स में जो भी आपको अच्छा नहीं लगा, हो सकता है कि आपने अपने जीवन में जो भी इन्वायरमेंट को फेस किया हो, जो भी कंडीशंस को फेस किया हो, उससे वह मिसमैच कर रही हो सकता है कोई दूसरा व्यक्ति जब उसको देखेगा तो उसे वो अच्छा लगे, क्योंकि उसके नज़रिए से वह अच्छा हो सकता है, तीसरे की नज़र से वह और अच्छा हो सकता है। तो ये व्यू बदलते रहते हैं। इसका मतलब ये है कि ये आता है दर्शन के अंतर्गत। दर्शन में निजी विचार होता है, निजी व्यू होता है। दार्शनिक राजा अच्छा होता है, यह प्लेटो का एक निजी विचार था कि विवेक प्रधान दार्शनिक राजा ही अच्छा होता है। यह प्लेटो का एक निजी विचार था, जिसमें वह एक दार्शनिक राजा के शासन को सर्वश्रेष्ठ मानता है। यह उसका एक निजी विचार है, वहाँ यह दर्शन का प्रयोग कर रहा है। इसी तरह से वर्णन करना राजनीति विज्ञान का क्षेत्र है, समालोचना करना। फिर आप जब इसकी मूवी की जो आपने क्लाइमैक्स की समालोचना की है, यह राजनीतिक दर्शन का क्षेत्र है। फिर आपसे कहा जाएगा कि अगर आपको उस मूवी का क्लाइमैक्स अच्छा नहीं लगा तो आपके अनुसार उसका क्लाइमैक्स क्या होना चाहिए था। फिर आप अपने विचार करेंगे, थिंकिंग करेंगे और अपने व्यू देंगे कि मेरे हिसाब से क्लाइमैक्स इस तरह से होना चाहिए था, तब यह बेटर हो सकता था। तो वह आपके खुद के विचार हैं, वह आपके खुद के निजी विचार हैं। वह आएंगे आपके राजनीतिक दर्शन के क्षेत्र में। तो राजनीतिक दर्शन के क्षेत्र में चिंतन आता है और जो थिंकर है उसके निजी विचार आते हैं, खुद के विचार आते हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत के 3 फंक्शंस इस तरह से हमने देखे: वर्णन, समालोचना और पुनर्निर्माण। तो वर्णन किया जाता है, समालोचना की जाती है, पुनर्निर्माण किया जाता है। एक और एग्जाम्पल इसका हम ले सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आया हो, कि सबसे पहले मोबाइल आया, मोबाइल पे बातें हुई, लेकिन सिर्फ बातें होती थी। उसके बाद इसको क्रिटिसाइज़ किया कि ये चलो यार, बातों के अलावा और जगह जैसे कि वेस्टर्न में नेट भी चलता है, इंटरनेट चलता है। तो इंटरनेट आया 2G, सबसे पहले 2G इंटरनेट आया, लोग खुश, इंटरनेट आ गया। लेकिन आने वाली जनरेशन ने क्या कहा, 2G तो बहुत स्लो है, क्रिटिसाइज़ कर दिया 2G को। 2G बहुत स्लो है, स्लो चलता है, ये एक क्रिटिसिज्म है। तो फिर रिकन्स्ट्रक्ट किया गया और 3G लाया गया। 3G ले आए, स्पीड बढ़ गई। लेकिन आने वाले फिर कुछ सालों में 3G को भी क्रिटिसाइज़ कर दिया गया कि इसकी भी स्पीड स्लो है। फिर 3G को क्रिटिसाइज़ किया गया और 4G को रिकन्स्ट्रक्ट कर दिया गया, तो 4G आ गया। फिर कुछ सालों बाद 4G को भी क्रिटिसाइज़ कर दिया गया कि इसकी भी स्पीड स्लो है, तो 5G लाया गया। तो ये क्रम चलता रहेगा, क्रिटिसिज्म, पुनर्निर्माण, क्रिटिसिज्म, पुनर्निर्माण। तो उच्चतम की ओर लगातार इंसान बढ़ता रहता है। यही तो मनुष्य की एक क्वालिटी है जो अन्य प्राणियों में नहीं है। वह हमेशा सोचता रहता है कि मुझे उच्चतम की ओर जाना है, उच्चतम की ओर जाना है, और इसी भागा दौड़ में वो हमेशा नई नई चीज़ों को इन्वेंट करता रहता है, नए नए सिद्धांत निर्माण करता रहता है एक उत्तम जीवन की प्राप्ति के लिए। तो राजनीतिक सिद्धांत के अंगों की अगर हम बात करें तो हमने देखा कि वर्णन करना राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत आया और समालोचना और पुनर्निर्माण करना राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत आया। तो इसका मतलब ये है कि राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत विज्ञान प्लस दर्शन दोनों आते हैं। देखिए, पहले अगर देखें 18वीं सदी में, 19वीं सदी में, तो राजनीतिक सिद्धांत को पर्याय माना जाता था राजनीतिक दर्शन का, कि राजनीतिक दर्शन ही मेनली आता है, पॉलिटिकल फिलॉसफी ही पॉलिटिकल थ्योरी का एक पर्याय माना जाता था। लेकिन
20वीं सदी के स्टार्टिंग में 1903 के आसपास आई थिंक, जो अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन है, उसने ये माना कि नहीं, राजनीतिक दर्शन के साथ साथ राजनीतिक विज्ञान भी आता है। राजनीतिक दर्शन के साथ साथ राजनीतिक विज्ञान भी आता, और एक बहुत लंबी बहस चली कि राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक व्यवहार एक साथ कैसे आ सकते हैं। राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक दर्शन एक साथ कैसे आ सकते हैं, ये बहुत लंबी बहस चली। और इस उसमें ही बहस में ही व्यवहारवाद आया, जिसने सिर्फ राजनीतिक सिद्धांत को पतन की बात कही। कई व्यवहारवादियों ने राजनीतिक सिद्धांत मर चुका है, पतन हो चुका है, राजनीतिक विज्ञान आ चुका है, ज्ञान के लिए ज्ञान को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया गया, फैक्ट्स फैक्ट्स फैक्ट्स, जो ब्राइस का है, फैक्ट्स फैक्ट्स एंड मोर फैक्ट्स को एकदम केंद्र में ला दिया गया। तो बहुत विवाद चला, इसको हम आगे पढ़ेंगे जब हम राजनीतिक सिद्धांतों के पतन और पुनरुत्थान की बात करेंगे। तो यह एक बहुत बहस का मुद्दा बना दिया गया। लेकिन अगर हम देखें तो जब तक हम किसी चीज़ का वर्णन नहीं करेंगे, तो तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि उसकी क्या आलोचना करनी है। और वर्णन करना तो राजनीति विज्ञान का काम है। वर्णन करने के लिए हमें फैक्ट्स जुटाने होंगे, और फैक्ट्स कौन जुटाता है? एक वैज्ञानिक फैक्ट्स जुटाता है। उसके बाद उसकी वो आलोचना तो तब करेगा ना, जब उसके फैक्ट जुटा के उसे वह पूरा उसका एनालिसिस कर लेगा, तब जाके उसकी आलोचना करेगा। बिना एनालिसिस करे किसी चीज़ का कैसे आलोचना की जा सकती है और कैसे पुनर्निर्माण किया जा सकता है। तो यह बाद में व्यवहारवादियों को भी समझ में आई थी ये बात, और इसीलिए डेविड ईस्टन व्यवहारवाद के बाद उत्तर व्यवहारवाद लेके आए थे, जहाँ मूल्यों को और तथ्यों को, दोनों को ही महत्व दिया गया था। जब हम व्यवहारवाद पढ़ेंगे, उत्तर व्यवहारवाद पढ़ेंगे, तथ्य और मूल्यों का ये जो विवाद है इसको पढ़ेंगे, और इसके साथ ही राजनीतिक सिद्धांतों के पतन और उत्थान को डिटेल में पढ़ेंगे। तब आपको और ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। फिलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए कि राजनीतिक सिद्धांत में राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक दर्शन दोनों समाहित होते हैं। इसके बाद चलते हैं अध्ययन पद्धति। देखिए, अध्ययन पद्धति बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ का अध्ययन करने के लिए हमें टेक्निक्स की आवश्यकता होती है। तो जहाँ हमें करना है अध्ययन राजनीतिक संकल्पनाओं का, जहाँ हमें अध्ययन करना है राजनीतिक विचारों का, तो संकल्पनाएं, आइडियोलॉजी, कंसेप्ट्स, आइडियाज़, तो जहाँ आइडियाज़ का अध्ययन करना है वहाँ पर हम यूज करेंगे नॉर्मेटिव फिलोसफिकल टेक्निक का, मानकीय दार्शनिक पद्धति का। क्यों करेंगे? क्योंकि जो विचार हैं, प्रत्येक व्यक्ति के विचार अलग अलग हो सकते हैं। हर व्यक्ति अपने अलग विचार रखता है क्योंकि रैशनल है। मेरे विचार अलग हो सकते हैं, समानता को लेकर आपके विचार अलग हो सकते हैं, स्वतंत्रता को लेकर आपके विचार अलग हो सकते हैं, मेरे विचार अलग हो सकते हैं। तो इनका मूल्य, एक व्यक्ति के मूल्य निहित होते हैं। एक व्यक्ति के मूल्य अलग अलग हो सकते हैं, आपके अलग हो सकते हैं, मेरे अलग हो सकते हैं। तो हम इन मूल्यों का मिला के जब अध्ययन करेंगे तो संकल्पनाओं में हमारे निजी विचार मिले हुए रहते हैं, कॉन्सेप्ट्स में, आइडियाज़ में हमारे निजी विचार मिले हुए होते हैं। इसलिए इसका अध्ययन हम नॉर्मेटिव वे से करेंगे। आगे हम पढ़ेंगे कि नॉर्मेटिव, और इसकी अगली वाली स्लाइड में ही मैंने दे रखा है वैज्ञानिक और नॉर्मेटिव अध्ययन पद्धतियाँ क्या होती हैं। तो जहाँ हमें विचारों का अध्ययन करना है, जहाँ हमें कंसेप्ट्स का अध्ययन करना है, राजनीतिक संकल्पनाओं का अध्ययन करना है, वहाँ पर हम मानकीय दार्शनिक पद्धति का उपयोग करेंगे। जहाँ हमें राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन करना है, दूसरी चीज़, जहाँ हमें राजनीतिक संस्थाओं के व्यवहार का अध्ययन करना है कि राजनीतिक संस्थाएं जो प्रचलित हैं वह कैसे व्यवहार कर रही हैं,
जहाँ हमें देखना है कि राजनीतिक संस्थाएं जो हैं वो किस प्रकार से इफ़ेक्ट हो रही हैं, किस कंडीशन में किस तरह से रिएक्ट कर रही हैं, कौन कौन सी चीज़ें इसको इफ़ेक्ट करती हैं, किस प्रकार से ये डिसीजन लेती है, किस प्रकार से ये नियम बनाती है, क्या प्रोसीजर है। तो वहाँ हम वर्णनात्मक और वैज्ञानिक अध्ययन करेंगे, क्योंकि हम फैक्ट्स जुटाएंगे। और एक फैक्ट जुटाने के साथ हम उन्हें एक क्रमबद्ध तरीके से उन्हें सिस्टमाइज करने का प्रयास करेंगे। एक शब्द आता है कार्य कारण सिद्धांत। कार्य कारण सिद्धांत को जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कार्य करने पे क्या कारण हो सकता है ना, इस कार्य का क्या कारण हो सकता है, इस कार्य का क्या कारण हो सकता है। इन चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। तो इन चीज़ों को जानने की जब कोशिश करेंगे तो वर्णनात्मक का उपयोग करेंगे। जैसे किसी राजनीतिक कोई संस्था है, वह किस प्रकार से कंडीशन में किस प्रकार से एक्ट करती है, तो हम पीछे का डाटा देखेंगे कि इस प्रकार की सिचुएशन आई थी उस वक्त, तो किस प्रकार से राजनीतिक संस्थाओं ने रिएक्ट किया था। तो इस प्रकार फिर हम पता लगा लेंगे इस सिचुएशन में यह राजनीतिक संस्था इस तरह से रिएक्ट करती है। फिर दूसरी घटना देखेंगे कि इसमें इस तरह से रिएक्ट करती है। तो यह एक एनालिसिस है, ज्ञान के लिए ज्ञान है। तो दोनों तरह की राजनीतिक संकल्पना और कॉन्सेप्ट्स का अगर आप अध्ययन करते हैं, विचारों का अध्ययन करते हैं, तो मानकीय नॉर्मेटिव पद्धति का उपयोग करेंगे। और राजनीतिक संस्थाओं के व्यवहार का अध्ययन आपको करना है, तो उसके लिए आप वर्णनात्मक वैज्ञानिक विधि का उपयोग करेंगे। इसके बाद हम चलते हैं वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति और मानकीय पद्धति, दो पद्धति हैं हमारे पास। इससे पहले जो हमने स्लाइड देखी थी वर्णनात्मक वैज्ञानिक पद्धति और मानकीय पद्धति, तो इन्हीं को डिस्क्राइब किया गया है नेक्स्ट स्लाइड में। तो वैज्ञानिक पद्धति होती क्या है, जिसकी सहायता से हम राजनीतिक संस्थाओं के व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं। तो ये वैज्ञानिक पद्धति होती क्या है? तो देखिए, सीधी सी बात है, वैज्ञानिक है तो तथ्यों पे ध्यान देगी। हमें तथ्य चाहिए, जो फैक्ट्स हैं हमें वो चाहिए, उन पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं और उन फैक्ट्स का एनालिसिस करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं और ट्राई करते हैं कि नॉलेज को पता लगाया जा सके जो रिलायबल हो। एक रिलायबल नॉलेज का पता लगाने के लिए, उसे अर्जित करने के लिए प्रयास किया जाता है। सिर्फ ज्ञान के लिए ज्ञान इकट्ठा किया जाता है, इससे कुछ नहीं, इससे अलावा कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि व्यवहारवाद सिर्फ ज्ञान के लिए ज्ञान पर ही बल देता है। और इसीलिए इतने सिर्फ लगभग मान सकते हैं 21 साल चला था व्यवहारवाद। उसके बाद उत्तर व्यवहारवाद लाना पड़ा था, जिसमें तथ्यों के साथ साथ मूल्यों को भी महत्वपूर्ण माना गया था। तो मानकीय पद्धति क्या होती है? मानकीय पद्धतियों में इसका क्षेत्र विस्तृत होता है। इसमें मानव जीवन का प्रयोजन देखा जाता है, लक्ष्य देखा जाता है, समस्याओं पर विचार किया जाता है। मानव जीवन की विभिन्न विभिन्न परिस्थितियों में क्या क्या समस्याएं उसके सामने आ सकती हैं, उन पर विचार किया जा सकता है। उन समस्याओं का क्या समाधान निकाला जा सकता है, इस पर विचार किया जा सकता है। मानव जीवन के क्या लक्ष्य हैं, क्या आदर्श हैं, उनका निर्धारण किया जा सकता है। एक मनुष्य के क्या निर्णय होते हैं, क्या दायित्व होने चाहिए हैं, क्या कर्तव्य होने चाहिए हैं। तो इन चीज़ों का जो निर्धारण है, यह मानकीय पद्धति के द्वारा किया जाता है। जो एक सोशल रिकंस्ट्रक्शन है, उसकी योजना प्रस्तुत की जाती है कि हम इस जो व्यवस्था चल रही है, इसको इस योजना से रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। यह एक मानकीय पद्धति है जहां हम रिकंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं। आई होप आपको वैज्ञानिक पद्धति में और मानकीय पद्धति में अंतर समझ में आया होगा कि वैज्ञानिक पद्धति सिर्फ ज्ञान के लिए ज्ञान प्राप्त कर रही है और मानकीय पद्धति चीज़ों को रिकंस्ट्रक्ट कर रही है, सिर्फ ज्ञान प्राप्त नहीं कर रही, उन्हें बदलने का प्रयास कर रही है। क्या होना चाहिए पे क्या है, ये एक वैज्ञानिक है। ठीक है, वैज्ञानिक पद्धति किस पे बल देती है? क्या है पर। मानकीय पद्धति किस पे बल देती है? क्या होना चाहिए पर। ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण कथन हैं, उन महत्वपूर्ण कथनों को हम देख लेते हैं।
तो महत्वपूर्ण कथन फैक्चुअल हैं, और फैक्चुअल नॉलेज भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गई है परीक्षा की दृष्टि से। वो मैंने आपसे इसकी प्रीवियस वीडियो में आपसे इस पे बारे में चर्चा की थी। जिसने भी अपना ये प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है वह चैनल पे जाकर प्रीवियस वीडियो देख ले, वह भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहते हैं कि राजनीति धूर्तों का अंतिम आश्रय है। मतलब ये कि जहाँ पर किसी को कहीं पे भी शरण नहीं मिलती वह राजनीति की शरण में चला जाता है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का ये मानना है। टी ब्रेनन कहते हैं कि यह एक संभाव्य की कला है, आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज, संभाव्य की कला है। बिस्मार्क कहते हैं कि राजनीति संभावना की कला है। इन दोनों को मैंने पास पास रखने का यही उद्देश्य है कि आप इनको अलग कर लें, कंफ्यूज ना हो। दोनों की डेफिनेशन एक जैसी हैं, दोनों के कथन एक जैसे हैं। टी ब्रेनन ने संभाव्य की कला कहा है, तो बिस्मार्क ने राजनीति को संभावना की कला कहा है। तो आप इनमें कंफ्यूज हो सकते हैं। बर्टन डी जुवेनल, प्योर थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स, विवाद ही राजनीति की जड़ है। हेनरी एडम्स, राजनीति घृणितों का व्यवस्थित संगठन है। आर्थर बेंटले, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, ये समूहवादी हैं, बहुत बढ़िया थिंकर हैं। जब हम पढ़ेंगे समूह सिद्धांत पढ़ेंगे तब इनका नाम पढ़ेंगे। यह राजनीति को अंतः समूहों का संघर्ष कहते हैं, इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। सीधा ही पूछा जाता है कि इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट किससे संबंधित है, वो आर्थर बेंटले से संबंधित है। हन्ना आरेंट परंपरावादी विचारक हैं। पुस्तक है इनकी द ह्यूमन कंडीशन, 1958 में। तो राजनीति स्वतंत्र और समान नागरिकों के बीच अंतःक्रिया है। ये तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ज्वाइन कीजिए माय टेलीग्राम चैनल PDF के लिए। धन्यवाद।